आज उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। परमार्थ निकेतन में गंगा आरती भी करेंगी। राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। छत्तीसगढ़ में 2 दिन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ड्रोन उड़ाने पर रोक। रायपुर में 5 रूट्स पर ब्लॉक। जानिए किन रास्तों का करें इस्तेमाल। गौतम बुद्ध नगर में दहाड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कांग्रेस सरकार में भी सांसद निर्विरोध चुने गए। जनता की आंख में धूल झोंक कर राजनीति न करें। संजय सिंह बोले, केजरीवाल पर नजर रख रहा पीएमओ। दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक से देख रहे। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को किया संबोधित तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी कार्यकर्ताओं को दे गई जीत का मंत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने अहम बातें कही। उन्होंने भाषण की शुरुआत ही बजरंग बली के जय के साथ की और फिर कर्नाटक का एक किस्सा भी सुनाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में हनुमान चालीसा सुन रहे व्यापारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। इनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2011 में कांग्रेस ने एससी एसटी को मिला अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब अंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी तो पहला काम किया कि धार्मिक आधार पर आरक्षण खत्म कर दिया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में थे तो ये लोग दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करते और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को आरक्षण देना चाहते थे। संविधान इसके खिलाफ है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि इस संविधान में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को नहीं बांटेगी। भारत माता की तालियां मातृशक्ति के लिए। मंचासीन मातृशक्ति महिला प्रतिनिधियों। साथियों, हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बंगाल के दौरे पर हैं। वो मालदा, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर में प्रचार किया और इसके साथ ही शाह पहले मालदा दक्षिण लोकसभा प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा के लिए रोड शो किया और इसके बाद वो उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज जाएंगे, जहां शाह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और रायगंज से बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक पाल के लिए प्रचार करने की बात सामने आई। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के नतीजे के ठीक एक दिन बाद शाह बंगाल में और ऐसे में रैली के दौरान अमित शाह एसएससी घोटाले और संदेश खाली का जिक्र कर राज्य सरकार पर निशाना भी साध सकते हैं।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक दलों की स्थिति से आप परिचित हैं। विभिन्न पार्टियों और आपको बता दें कि वादे और दावों के साथ लोगों के पास आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें भूल जाते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाजपा ये भारत की एकमात्र पार्टी है जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा उसमें 5वां हिस्सा यदि किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश का। यह कोई सामान्य बात नहीं है, करिश्माई काम हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की जो हालत इस समय है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां जब जब चुनाव हुए जनता के बीच आती रही हैं, तरह तरह के वादे करती रही हैं। हमारी सरकार बना दो, हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो, हम यह करिश्मा कर देंगे, हम यह करिश्मा कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता था, सारे लोग अपने वादों को भूल जाते थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो कहती है वह करती है। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बजरंग बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि ये जान से मारने की साजिश है, तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अमरोहा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सियासी दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज अमरोहा पहुंचे और रेहरा में प्रकाशवीर शास्त्री कॉलेज के मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने जिले में चौथी बार भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पहले चरण के मतदान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और मिलेगा, माफ कीजिएगा। मोदी ने देश में सुरक्षा का माहौल पैदा किया। साल 2014 से पहले आतंकी घटनाएं होती थी और इससे लोग सहमे रहते थे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है। इसी के साथ आतंकवाद का भी सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आज हनुमत जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। रिद्धि सिद्धि देने वाले बजरंगबली आप सबकी सुरक्षा भी करे, आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकें,
इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बहन और भाइयों, पहले चरण के मतदान के बाद देश के अंदर जो रुझान देखने को मिला है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूं कि देश की जो आवाज है, वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो शिकायत कर सकते हैं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस का नारा है कुछ का साथ मुस्लिमों का विकास गुंडों का विकास। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। शिकायत करने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वह कांग्रेस का नारा है कुछ का साथ और मुस्लिमों का विकास, गुंडों का विकास, भ्रष्टाचारियों का विकास, कांग्रेसियों का विकास। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये सोच होती तो हम भी कहते कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। इस प्रकार के आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं और यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के द्वारा किए जाने का असफल प्रयास है। तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है और मैं पहले भी कहता था कि इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक परिवार के 5 सदस्यों का चुनाव लड़ना, यह लोकतंत्र का मजाक इससे बड़ा क्या हो सकता है? और श्री अखिलेश यादव जी, दूसरी बात यह है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर गए कि चुनाव हार जाएंगे और चुनाव अगर हार गए तो फिर कैसे जनता को फेस करेंगे। इस चक्कर में वह स्वयं चुनाव न लड़ करके वहां तेज प्रताप जी, शायद उनके भाई हैं, उनको चुनाव लड़ाया। बसपा सुप्रीमो मायावती आज मेरठ में हापुड़ रोड पर जनसभा करने पहुंची। उनकी रैली के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई, तो वहीं रैली को लेकर कार्यकर्ता रैली में पहुंच गए। हाजी याकूब कुरैशी भी रैली में पहुंचे। शमशुद्दीन राइन और देवव्रत त्यागी मंच पर पहुंचे। बसपा सुप्रीमो का हेलीकॉप्टर रैली स्थल पर पहुंच चुका है। वो मंच पर पहुंचकर जनता को संबोधित भी किया है। कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है।
जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। कानपुर परेड में स्थित जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो कि अमरनाथ यात्रा में यात्रियों के लिए कई सालों से अहम भूमिका निभाती चली आ रही है, अमरनाथ जा रहे यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हर साल की तरह इस साल भी करा रही है, जहां मेडिकल के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है और यात्री अपने रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी अमरनाथ की यात्रा आराम से कर सकते हैं। बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। इस समय मौजूद हैं परेड स्थित जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर, जहां पर कई यात्री जम्मू एंड कश्मीर बैंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इस समय हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर के मैनेजर भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर किस तरीके से लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और किस तरीके की सुविधाएं जम्मू एंड कश्मीर की जो टीम है उनकी तरफ से दी जा रही है। सर, सबसे पहले तो हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यात्री यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लगभग कितने लोगों को यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? देखो, ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा की रजिस्ट्रेशन का सवाल है, ये जब से यात्रा शुरू हुई है बहुत सालों से, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसमें पेश रहा है और हमारे ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री यात्रियों की सुविधा के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन करते आए हैं। और हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो परेड कानपुर पर है, हमारे यहाँ 15 अप्रैल 2024 से एडवांस रजिस्ट्रेशन यात्रियों की शुरू हो गई। आपने बाहर भी देखा होता, यात्रियों में बहुत उत्साह है, बहुत रश लगा हुआ है। हमारे यहाँ अभी तक हमने लगभग ये कुछ दिनों में ही 800 से ज़्यादा यात्रियों की रजिस्ट्रेशन करी है और हमारे पास 52 दिन की ये यात्रा जो चलेगी, 52 दिन के लिए हमारे पास 5200 लोगों की रजिस्ट्रेशन का स्लॉट बना हुआ है, जिसमें हम वहाँ पे 2 रूट होते हैं यात्रा के। एक तो पहलगाम रूट होता है और दूसरा बालतल रूट से होता है। तो हर एक रूट से प्रतिदिन हम 50-50 यात्रियों को परमिट इशू कर सकते हैं। हमारे पास 100 का स्लॉट रहता है एक दिन का। और आपने बाहर देखा होगा, हम यात्रियों को हर एक सुविधा देने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको रजिस्ट्रेशन के दौरान ब्रांच में बैठने की जगह प्रोवाइड करने की ये हो, पानी वगैरह का इंतज़ाम रखना हो, और उनके लिए हर एक सुविधा हमने मुहैया रखी हुई है। सर, ये बताया ये भी जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से वहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉल लगते हैं जहाँ पर लोगों को अगर पैसों की ज़रूरत होती है वो पैसे भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखो, चूँकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एक मेजर शेयर है बैंकिंग में, और हमारा बैंक हमेशा पब्लिक की सहूलियत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए पेश रहा है। चाहे कोई भी यात्रा हो, वहाँ हमारे जो वॉलंटियर होते हैं और बैंक के मुलाजिमों की ड्यूटी भी लगती है, और यात्रा स्थित वहाँ पे जगह पे जैसे बालतल हो, पहलगाम हो, हमारे टेम्परेरी वहाँ पे काउंटर्स लगते हैं जहाँ पे यात्रियों को बैंकिंग की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ये थे हमारे साथ कानपुर से जम्मू एंड कश्मीर के मैनेजर, जिन्होंने यात्रियों की सहूलियत को लेकर के सारी चीज़ हमारे साथ साझा की। कानपुर से सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी में 4 बजे ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। कई राजनीतिक दलों के नेताओं की भी इसमें ज्वाइनिंग होनी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगी ज्वाइनिंग। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपसे थोड़ी ही देर में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर, भारतीय जनता पार्टी में होगी ज्वाइनिंग। ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होने की बात सामने आई है और कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगी ज्वाइनिंग। लखनऊ से खबर, भारतीय जनता पार्टी में 4 बजे होगी ज्वाइनिंग और ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। कई बीघा खेत आग की चपेट में आकर जले हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को आग की सूचना दी है, तो स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस को आग की सूचना दी गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये हम जानकारी आपको हम बता दें। स्थानीय लोगों ने पुलिस को आग की सूचना दी है। पीआरवी के जवानों व स्थानीय लोगों ने आग बुझाई है। बशरामा थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव की घटना है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर फैमिली कोर्ट के बाहर विवाहित जोड़ों में मारपीट हो गई। पति पर महिला ने जमकर जूते बरसाए हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी परेशान हो गए। लखनऊ के कैसरबाग की ये पूरी घटना बताई जाती है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक महिला ने अपने पति पर जमकर जूते बरसाए। फैमिली कोर्ट के बाहर विवाहित जोड़ों में मारपीट हुई है। कानपुर थाना सजेती के बरीपाल निवासी युवती रौनक के साथ गांव के लड़के ने गलत नियत से छेड़छाड़ की थी और जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर दी थी। सजेती थाने के दरोगा यतेंद्र पाल ने उसके अभियुक्त व उसके परिवार से साठगांठ कर पीड़ित युवती व उसके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की। आरोपी लड़के को गिरफ्तार करने के बजाय उससे भगाने में मदद की। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये रौनक लड़की है, घाटमपुर के बरीपाल की रहने वाली है। उसके साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसकी एफआईआर पुलिस थाना सजेती ने दर्ज की थी। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये बिटिया है हमारे पड़ोस की बरीपाल गांव की, और ये ITI की छात्रा है, और काफी दिन से इसको एक लड़के ने छान कर रखा था, विजय उर्फ गुरट्टी राम दास। और इसके पहले भी उसने छेड़छाड़ करी थी, तो एक बार थाने से समझौता करवा के उसको मुक्त कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है साल भर के उपरांत उसने गैप दिया। उसके बाद फिर इसको परेशान किया। पिछले 11 फरवरी को इसके प्रत्यावेदन पर FIR दर्ज हुई। कहाँ पर आए हैं, किस लिए आए आप? मैं कमिश्नर सर से मिलने आई हूँ। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, इस वजह से अभी मैंने मुकदमा किया था एक, जो मुझे लड़का जो परेशान कर रहा था 11 फरवरी को। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर सी विजिल पोर्टल 1950 मतदाता हेल्पलाइन नंबर में प्राप्त शिकायतों का फीडबैक लिया और सोशल मीडिया स्वीप गतिविधियों का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जनपद सीतापुर विकासखंड भेटा के ग्राम पंचायत औरंगाबाद स्थित कान्हा गौशाला में नगर पंचायत तंबौर अध्यक्ष पति का काला कारनामा उजागर होते बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM व SHO विजेंद्र सिंह के साथ CO राज सिंह ने जांच पड़ताल कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। मामला जनपद सीतापुर के नगर पंचायत द्वारा संचालित कान्हा गौशाला का है। ग्राम पंचायत के यहाँ कस्बा तंबौर के नगर पालिका में आता है, कान्हा गौशाला पड़ती है। कान्हा गौशाला से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक बेब भट्ठा बना हुआ है, जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं इश्तियाक खान जी, उनका भट्ठा है।
वहाँ पे एक तालाब बना हुआ, बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो भी गौवंश हैं, मृत हों या जो भी जीवित हों, सूचना बजरंग दल द्वारा दी गई कि वहाँ पे गौ तस्करी का कार्य किया जाता है। वहाँ पे अपनी बजरंग दल टीम को भेज कर दिखवाया तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे हड्डियाँ और वहाँ पे जो भी जमड़ा होता और जो भी मांस था वहाँ पे मिला। इसकी सूचना मिलते ही हमने सीओ साहब और थानाध्यक्ष जी को दिया और सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी जानवर मरे हुए हैं इनका पोस्टमार्टम होगा और जो भी हड्डियां का पोस्टमार्टम करके यहाँ पे दफनाया जाएगा। जो भी दोषी सम्मिलित हैं इस पे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चित्रकूट के रैपुरा थाने के देवकली गांव में सिपाही मयंक कुमार ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के 1 घंटे पहले इस सिपाही की पत्नी ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद विधवा सिपाही मयंक ने परिजनों से चुनाव ड्यूटी में जाने की बात कहकर सरकारी राइफल लेकर घर से बाहर निकलकर रास्ते में कुछ दूरी पर दाढ़ी में राइफल लगाकर फायर कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर थाना महमूदाबाद नगर के नई बाजार दक्षिणी के एक मशीनरी स्टोर के गोदाम में बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर से अचानक निकले चिंगारी से आग लग गई, जिससे गोदाम में खड़ी 3 बाइकों सहित काफी सामान जलकर राख हो गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। नवजात की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। उपमा सुरजानी पॉलीक्लिनिक हरचंदपुर में गलत तरीके से हुए ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर डॉक्टर के ऑपरेशन किया गया, बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन नाराज होकर शव को लेकर अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। भैया जो डिलीवरी कराए थे हम, तो बच्चा बिना सर्जन के नीरज श्रीवास्तव संचालक द्वारा कर दिया गया और मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। यहाँ थाने में गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, FIR हो, हम बच्चे का संस्कार करें, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होना। यहाँ सब लीपा पोती में लगे, भैया कर दो दाह संस्कार, ये बाद में होगा, बाद में हो। मेरा मतलब हमको FIR कॉपी दीजिए, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दें, बस। गुजरात और तेलंगाना की तर्ज पर अब लखनऊ में भी ऐसी हेलमेट पहनना कर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का फीडबैक लिया जा रहा है और भीषण गर्मी में तैनात यातायात पुलिसकर्मी इसको लगाने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐसी हेलमेट अभी ट्रायल के रूप में लखनऊ ट्रैफिक पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है। 40 डिग्री के टेम्परेचर में यातायात का संचालन करने वाले पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए लखनऊ में इन दिनों AC हेलमेट का ट्रायल चल रहा है। देखिए, हैदराबाद की कंपनी है जिन्होंने ये ऐसी हेलमेट बनाने का बनाया है। इनका ये कहना है कि ये बेसिकली AC नहीं कहेंगे इसको, टेम्परेचर कुछ डाउन करके इसमें ये अपना व्यवस्था की गई है। तो जब ये चिलचिलाती धूप में जो हमारे ट्रैफिक कर्मी जब काम करते हैं तो उनको इससे कुछ राहत मिलेगी कि अगर कुछ टेम्परेचर अनुसार का कुछ रहता है तो निश्चित रूप से उनकी कुशलता भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस में सुधार होगा। इसी का हम लोग यहाँ रियल डेमो यहाँ 10 नबी चौराहे पर कर रहे हैं। कंपनी के लोग 2 हेलमेट हम लोग को प्रोवाइड कराए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो उनका रियल और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ किया जा रहा है। भीषण गर्मी में यातायात संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए अब एक नया तोहफा आया है। वो तोहफा है AC हेलमेट का, जो लखनऊ के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उसको ट्रायल के रूप में पहन करके देख रहे हैं कि AC हेलमेट कितना ठंडा कर रहा है और कितना इनके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो इस ट्रैफिक में यातायात संचालन का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। कांस्टेबल है अरविंद जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, कितना उपयोगी है, कितना अच्छा लग रहा है इसके?
नहीं, पहले से गर्मी से राहत है इसमें और इसका फैन भी चल रहा है और जैसा ठीक ठाक है पहले से। अगर ये आपको 8-10 घंटे के लिए अगर मिलता है भीषण गर्मी के अंदर तो आपके लिए कितना बहुत फायदेमंद होगा? गर्मी तो मान लो सुबह इतनी जल्दी ज़्यादा नहीं होती है और दोपहर में ज़्यादा रहती है, तो हेलमेट काफ़ी कारगर है इस धूप के लिए। एयर कंडीशनर इसको एसी का हेलमेट कहा जाता है, तो एसी वाला आपको फील मिल रहा है? अभी इसमें हवा चल रही है, बाकी अभी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम इसमें वो है, तो अभी पूरी जानकारी इसकी होगी तो बाकायदा ये चलेगा। ठीक है, वैसे पहले से ठीक है। अगर आप लोग सड़कों पर ड्यूटी देंगे तो आपके लिए उपयोगी है? ठीक है, बेहतर है पहले से। देखिए, ये वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो सड़कों पर ड्यूटी करते हैं और इन्हीं के द्वारा यातायात का संचालन किया जाता है। तो इनका कहना है कि अगर ये इनको एसी हेलमेट मिलता है तो इनके लिए काफ़ी उपयोग साबित होगा और ज़रूर इस एसी हेलमेट को पहनने के बाद इस भीषण गर्मी के अंदर यातायात का संचालन बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। हालांकि लखनऊ के अंदर पुलिस के लिए ये ट्रायल तौर पर आया है और जब इसको ऊपर से अनुमति दी जाएगी तब शासन के द्वारा इसकी खरीदारी भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़। फीडबैक लेके उनसे पूरा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें श्रावस्ती जिला भी एक है और यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार पे वीरानी छाई हुई है। एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, उनमें श्रावस्ती जिला भी एक है। यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार में वीरानी छाई रहती है। काम के सिलसिले में बाहर निकलने वालों की शिकायत है कि चिलचिलाती धूप और लू चलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है, बहुत हार्ड गर्मी हो रही है। लू चल रहा है, मोटरसाइकिल से चलना, किसी भी साधन से, चौपहिया से भी चलना आसान नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। ताल नहर में पानी नहीं है, आदमी जानवर भी प्यासे हैं, कुछ बहुत समस्या है, गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो देखिए इस समय बहुत पड़ रही है, क्योंकि तापमान में काफ़ी जो है इसमें वृद्धि हो गई है और इससे वृद्धि होने से लोगों का आना जाना बहुत प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब आम जनमानस है, आवश्यक काम है, इसमें किसी भी अपने चरम सीमा पे है और लोगों के भी क्या नाम अपने संबंधियों की इसमें जो इसमें लगन जो चल रही है, इसमें आने जाने की बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। लेकिन क्या करे आम जनमानस, भाई उसको तो जाना है, इसकी जरूरी तो काम है, किसी को कहीं जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है, किसी को अपना काम देखने जाना है। तापमान बढ़ने के साथ तालाब और पानी के दूसरे स्रोतों में पानी भी कम होता जा रहा है। इससे इंसानों के अलावा जानवरों को भी परेशानी हो रही है। समय तो बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, इंसान तो इंसान, जानवरों की भी बहुत ज़्यादा अधिकतर दिक्कतें हो रही है। इस समय जो खंती है, तालाब है, इस समय पानी ना होने की वजह से जानवरों को अधिक दिक्कत पड़ रही है इस समय। तो गर्मी जो मई जून में गर्मी यहाँ होना चाहिए, वो इस समय लास्ट अप्रैल चल रहा है, इस समय वो हो रही है गर्मी। तो इस वजह से जनजीवन जो है वो बहुत बेहाल पड़ा हुआ है इस समय लोगों का। जानवर है घूम रहे थे अभी तक, उनके लिए पानी की भी समस्या हो गई और गर्मी से इनकी भी दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई है और ये भी बहुत परेशान है। और जो गर्मी मई जून में पड़नी थी वो अब अप्रैल में पड़ रही है, तो हमें लग रहा है कि जो मई जून की गर्मी होगी वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी और लोगों का हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। और जबलपुर के पचमढ़ा हनुमान मंदिर में 1 टन का लड्डू तैयार किया गया है और खास तौर से बनाए गए इस लड्डू का भोग मंगलवार को हनुमान जयंती के मौके पर लगाया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जबलपुर के पचमढ़ा हनुमान मंदिर में 1 टन का लड्डू तैयार किया गया है। खास तौर से बनाए गए लड्डू का भोग मंगलवार को हनुमान जयंती पर चढ़ाया जाएगा।
लड्डू की तैयारी लगभग 15 दिन पूर्व से ही चालू हो जाती है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल हमको धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें जो मटेरियल लगता है वो करीब 250 किलो दाल लगती है और करीब 200 लीटर घी और तेल का इस्तेमाल होता है, वनस्पति घी और तेल, और करीब 4.5 से 5 कुंटल के बीच में शक्कर का काम होता है और 25 किलो के लगभग ड्राई फ्रूट लगता है। लघु काशी या छोटी काशी के नाम से मशहूर मंदिर में हर साल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विशाल लड्डू को देखने के लिए इस साल हनुमान जयंती के पहले से श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। मैं बेड़ाघाट से आई हूँ, यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। ये राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करने, जब भी यहाँ से निकलती हूँ दर्शन करने आती हूँ। और यहाँ ये लड्डू हर साल सुनते हैं, पर इतने बड़े रूप में जब संकट मोचन की उसमें बनता है, तो सोचा जब दर्शन कर ही रहे हैं तो बस इसका भी देख लें, प्रसाद भगवान का, इसलिए आई थी। हमेशा छोटे छोटे लड्डू अपन ने देखे हैं, बट 1 टन का लड्डू, और बहुत भीड़ यहाँ मंदिर में आती है देखने के लिए हनुमान जयंती में। मंदिर में भगवान हनुमान को 1100 किलो का लड्डू चढ़ाने का सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि हनुमान जी के प्रति भारी श्रद्धा की वजह से उन्होंने ये पहल शुरू की। हम लोग पहले तो थोड़ा सा 11 किलो भगवान को पहले सबसे पहले अर्पित करके भोग लगाते हैं, फिर भगवान जी के नाम से ये लड्डू बनाया जाता है, क्योंकि ये महाभोग है। ये छोटा मोटा लड्डू नहीं है, ये बहुत बड़ा महाभोग के रूप में है। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान जी का जो प्रिय चीज़ है उनको गिफ्ट की जाए। तो हमारे सबकी यही सोच है कि भगवान जी को कुछ ऐसा दिया जाए जो भगवान का प्रिय हो। हनुमान जयंती में प्रभु को लड्डू प्रिय है। हनुमान सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये महालड्डू प्रसादम 3 वर्ष से 1 टन का लड्डू का भोग लगाया जा रहा है। लड्डू बनाने का खास सांचा हर साल नागपुर से मंगाया जाता है। जिस कढ़ाई में लड्डू तैयार किया जाता है वो गुजरात से आती है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्मदिन का त्योहार है। मंगलवार को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। और मोगा में सरदार नगर में बने एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वहीं जानकारी देते हुए गोदाम के मालिक आशु मोगा ने कहा कि वो नेस्ले कबाड़ का कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ उसका गोदाम है। जब गोदाम में आया तो उसने देखा कि गोदाम में आग लग गई और मौके पर लोगों को बुलाया। फायर ब्रिगेड को कॉल कर भीषण आग लगने की जानकारी दी गई है, जिसमें 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान होने की भी बात सामने आई है। अपना ट्राफार्म पे आवा उत्थे भज गया छेती आया। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1:30-2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 3। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ 3+ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 1:30 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ MC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਡੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ भेजती। फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली बारामती लोकसभा सीट पर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहां का माहौल और भी रंगीन होता जा रहा है। बारामती लोकसभा क्षेत्र पर शरद पवार पिछले 55 सालों से राज कर रहे हैं। इसमें मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच लड़ाई की स्थिति बन गई है। पिछले 3 बार से सुप्रिया सुले इस सीट में सबसे ज्यादा वोटों से जीतती आ रही हैं।
इंदापूर तालुक्यामध्ये प्रचंड मताधिक्य महायुतीच्या उमेदवाराला मिळालं। अगली खबर है बटाला से, जहां पर कादिया रोड पर गंदनाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। युवक का शव गंदनाले से बाहर निकाला गया। शव की पहचान साहिल पुत्र जीता निवासी वाल्मीकि मोहल्ला कादिया के रूप में हुई है। ये जी एक साहिल पुत्र जीता वासी वाल्मीकि मोहल्ला की डेड बॉडी मिली है कि सानू मेन रोड अपने दुर्गा लागे मौके पर पहुंचे हैं तो हालात देख के जो भी बनती कार्रवाई करांगे। देख रहे हैं पोस्टमार्टम करावांगे, पता लगेगा कि हालात में जी मौत हुई है। अजय कुछ नहीं, अजय तो इनिशियल आई है तेरे सामने, देख के जो भी बनती कार्रवाई करांगे। करो कल दा गया 1:30 बजे दा ठीक है गया पता नहीं मैनू, मैं ते काम ते गई। तू ते वसा नहीं खांदी हुंदी, मैं वसा नहीं खांदी, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता कित्ते चल गया। नाल 3 जने मुंडे ओदे नाल आप तो होया गए ते ओदा नहीं पता मैनू कित्ते छड्ड आए आ। केड़े मैनू नहीं पता कित्ते छड्ड आए मुंडे दी पहचान नाल सुमित ते नाल कुटाई। मैं इन्हां नू रात ही कहनी मेरा मुंडा लभ के लिया दो, मेरा मुंडा लभ के लिया दो। गुरदासपुर की बटाला रोड पर स्थित राहुल होम शॉप पर गत रात्रि आग लगने से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। मालिक ने कहा कि रात 12:30 बजे उन्हें फोन आया कि दुकान में आग लग गई, जिसके बाद पहुंचे तो भीषण आग के लपटों से दुकान जल रही थी। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। आग ने पूरी तरह से तब तक दुकान का सारा सामान जलाकर राख कर दिया था। 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਡਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਟਰ ਚ ਉਠਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਤੇ 70-80 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਈ ਅਨਮਿੱਥਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ। ਟੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। हनुमान जयंती के मौके पर जीरकपुर बटलाना में 21 फुट मूर्ति का अनावरण स्थापना की गई। इस मौके पर यहां की पार्षद नेहा शर्मा ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव 21 फुट मूर्ति को आज श्री खाटू श्याम मंदिर में स्थापित किया गया है। खबर है गुरुग्राम से, जहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन राघवेंद्र राव ने बीती 10 अप्रैल को सीएनडी वेस्ट, गोरपेश और पॉल्यूशन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की और इस मीटिंग में गुरुग्राम के एक भी RWA को आमंत्रित नहीं किया गया। इसको लेकर गुरुग्राम के RWA का गुस्सा फूटा है। तो हम ना हमारे यहाँ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी 10 तारीख को हुड्डा जिमखाना क्लब में। वो मीटिंग थी रिगार्डिंग द CND वेस्ट, गार्बेज एंड पोल्यूशन। और उस मीटिंग के एक उस पे 5वें कॉलम पे RWAs को इंटीमेट करना आवश्यक था। जो 5वां पॉइंट था उसमें उस लेटर में लिखा हुआ था कि सभी RWAs को बुलाया जाएगा, परंतु नगर निगम ने अपने कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुला लिया। और यहाँ आज हमने जो DC साहब को उनके मार्फत CM साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें तकरीबन 65 से 70 RWA ने सिग्नेचर किए हैं। और अभी यहाँ आप देखो मेरे ख्याल से हम 40-50 RWA यहाँ पर मौजूद भी हैं। हाँ बिल्कुल, सफाई तो मेजर, सफाई क्या, मीटिंग वॉज द मेजर एजेंडा। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों का दूसरा एजेंडा ये था कि जो ये अभी 2 महीने पहले हमारे एक RWA प्रेसिडेंट के बिना कुछ सोचे समझे FIR कर दिया था एक डॉग बाइट के केस में। एक RWA जो होती है, एक चुनी हुई एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसको जाना पड़ता है, इस तरह के सिचुएशंस में उसको जाना पड़ता है। तो उसके लिए
RWAs को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन पे एकदम सीधे से उनके ऊपर कोई FIR कर देना, वो बिल्कुल सरासर इट वाज रॉन्ग। और अगली खबर आपको बागपत से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी बागपत से आपको हम बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली में जाएंगे और प्रशासन ने विधायकों मंत्रियों को मंच से दूर रखा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधायक और मंत्री घंटों खड़े रहे दर्शक दीर्घा में। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक होने की बात सामने आई है। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बागपत, आज विशाल रैली में पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई है। और इस बीच टावा में डिंपल यादव क्या कुछ कहने, एक बार सुनाते हैं आपको। तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, NCRB के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में, 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। डिंपल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह जो वर्तमान विधायक है, मंत्री ने उन्हें उतारा गया है, क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी है वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजय समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी। निर्मल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिंपल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिंपल जी पहले सहानुभूति की नाव पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज्यादा इस बारे में वगैरह नहीं जानती। पीडीए कह रही है भाजपा के साथ अखिलेश यादव पीडीए के कानून को हनन कर रही है। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौज में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो जब जीतेंगे तब बताएंगे। तो आप सुन रहे थे डिंपल यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुए सीबीआई को लेकर छापे को लेकर सफाई देते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा पाखरो टाइगर सफारी को जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। बताया गया कि उनके कार्यकाल में विकास की सोच के साथ भारत सरकार से पाखरो टाइगर सफारी को स्वीकृत किया गया था। बता दें कि विकास की मंशा से उनके द्वारा ये किया गया था, जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता। बताया कि सीबीआई जांच होनी ही थी तो बेहतर होता कि सभी विभागों की होती। देखिए, सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है। और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई टूर गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता। इसलिए हमने वो कोशिश की थी, और आज उसको लेकर अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं है।
डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी ने कहा कि पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान देर शाम को न्यू कैंट रोड देहरादून पर हादसा हो गया और रिहर्सल की फ्लीट में चल रही सरकारी कार का एक्सल टूटने से टायर निकल गया। और उसके साथ ही आपको बता दें कि गलत साइड पहुंची ये कार सामने से आ रही 3 कारों से टकरा गई थी। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने को तैयार है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।